Hello student, welcome on my YouTube channel Prasandeep Classes. Today's our topic is डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। इसको प्रपोर्शन भी बोलते हैं, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है ना। तो इस टॉपिक को पहले से हम अच्छे से इसको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे इस टॉपिक पे, कि मतलब इस टॉपिक में क्या होता है, किन चीज़ों के साथ हम डील करते हैं। ठीक है ना। उसकी जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी हो जाएगी तो उसके बाद हम इसकी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स भी देख लेंगे। ठीक है ना। तो पहले आप लोगों को इसका थोड़ा सा बेसिक बताते हैं। डायरेक्ट एंड इनवर्स दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक डायरेक्ट वेरिएशन पे बनते हैं, दूसरा इनवर्स वेरिएशन पे बनते हैं। दोनों को हम एक एक करके देखेंगे। तो पहले हम डायरेक्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो भी क्वेश्चन आएंगे इनमें आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि उनमें कौन सी दो क्वांटिटी हैं, है ना। इन क्वेश्चंस में आपको क्या है, जिन क्वांटिटीज़ के साथ या जो न्यूमेरिक प्रॉब्लम होंगी जिनमें हमें डील करना होगा, उनमें आपको वो दो चीज़ें पहचाननी होंगी जो डायरेक्ट वेरिएशन में हो। तो अभी समझ लेते हैं डायरेक्ट वेरिएशन होता क्या है। बोला कि आपको टू क्वांटिटीज आर इन द, आपकी दो क्वांटिटीज़ कुछ ऐसी हों कि एक के बढ़ने से, इफ़ द इंक्रीज इन द मेज़र ऑफ वन, किसी एक के बढ़ने पे इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो, इसी के मतलब दो क्वांटिटी हो गई। जैसे अगर हम मान लेते हैं एक क्वांटिटी x हो गई, एक y हो गई। ठीक है। अब क्या होगा, बोल रहा है कि अगर पहली वाली आपकी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी वाली भी इंक्रीज हो। ठीक है ना। अगर पहली वाली डिक्रीज हो रही है तो दूसरी वाली भी डिक्रीज हो। अगर ऐसा होता है, ऐसी दो क्वांटिटीज़ में आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आता है कि इन क्वांटिटीज़ में ऐसा हो रहा है, तो वो जो होंगी वो आपका डायरेक्ट वेरिएशन में होंगी। ठीक है ना। नहीं ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा तो हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल हम लेते हैं कि कोई हॉल है ना, उसका कंस्ट्रक्शन वर्क होना है उसमें। ठीक है ना। अब जैसे मान लो ये एक हॉल है, इसको आपका इसको बनाना है, तो बनाने के लिए इसमें क्या चाहिए होगा, मैन पावर चाहिए होगी। ठीक है ना। तो आपको इस हॉल के कंस्ट्रक्शन के लिए, इस हॉल के कंस्ट्रक्शन के लिए क्या क्या देखो लगने वाला है। पहले तो देखो, एक तो आपको मैन पावर चाहिए। ठीक है ना। दूसरा आपको मैन पावर क्या करेगी, वर्क करेगी। और तीसरा क्या होगा, टाइम होगा। ठीक है ना। अब इनमें से हम पहले अपना कॉन्सेप्ट जो डायरेक्ट वेरिएशन समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं मैन पावर को, मैन को इंक्रीज कर देता हूँ। जैसे मान लो इस हॉल में मान लो टोटल 100 आदमी लग के अगर लगना है और वो कंटिन्यू किसी फिक्स ड्यूरेशन तक काम करते हैं तो ये हॉल आपका बन जाता है। तो अब मैंने क्या करा, मैंने 100 से मतलब मैंने पर, जैसे मान लो ये 100 डे के हिसाब से पर डे मान लो 5 मैन का वर्क था इसमें। ठीक है ना। अब वो 5 मैन से बढ़ा के हमने मैन ज़्यादा कर दिया, तो आपका क्या होगा, टाइम क्या होगा इसमें, सॉरी टाइम को अभी छोड़ो, टाइम को अभी हम दूसरे रेशियो में देखेंगे। तो वर्क क्या होगा, वर्क आपका जल्दी हो जाएगा। मतलब कि अगर किसी हॉल को मुझे बनाना है तो उसमें उसको बनाने के लिए फिक्स आपका कुछ रहेगा कि भाई इतने दिन का टाइम लगेगा, जैसे एस्टिमेटेड टाइम बताया जाता है आप लोगों को, वैसे ही आपका ये रहेगा। तो अगर इन तीन क्वांटिटीज़ में मैं दो पे अगर कंसंट्रेट करूं तो मैं ये देख पा रहा हूं कि अगर मैं उस हॉल के कंस्ट्रक्शन के लिए नंबर ऑफ मैन या नंबर ऑफ मैन पावर हम इंक्रीज कर दें तो हमारा वर्क जो होगा वो मेरा जल्दी हो जाएगा। और इसी का उल्टा भी होगा, जैसे इसमें दो वर्ड लिखे ना, इंक्रीज या डिक्रीज, इसका अपोजिट क्या होगा, अगर मैन पावर मैंने कम कर दी तो आपका वर्क भी कैसा होगा, कम होगा। ठीक है ना। इतनी सी बात समझ में आई। तो अब आपको क्वेश्चन में ये पहचानना होगा कि अगर आपकी दो क्वांटिटी, जैसे मान लो यही क्वेश्चन मेरे पास आ जाता है, तो इसमें मुझे ये देखना पड़ेगा भाई मुझसे पूछ क्या रहा है। अगर सिर्फ मुझसे मैन और वर्क का पूछ रहा होगा तो मैं ये सोचूंगा, अगर मान लो मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में आप उसको सोच लो एक बार, कि अगर मैं मान लो आदमियों को बढ़ाता हूँ,
ठीक है ना, तो मेरा वर्क कैसा होगा, वो भी बढ़ जाएगा। बढ़ जाने का मतलब वो जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये वर्क जल्दी कंप्लीट हो जाए, तो मैंने बढ़ाया तो वर्क भी मेरा जल्दी हो जाएगा। अगर मैंने कम कर दिए तो मेरा वर्क भी स्लो डाउन होगा, ठीक है ना। टाइम के साथ ये कैसे रहेगा वो अभी हम थोड़ी देर में देख लेंगे। तो ये रहा मेरा पहला एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल और हम लेते हैं, जैसे मान लो कोई हॉल है, ठीक है बेटा। हॉल में हमें चेयर अरेंज करनी है, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने कुछ स्टूडेंट से बोला कि आप इन चेयर्स को अरेंज कर दो। मान लो स्टार्टिंग में 2 स्टूडेंट्स गए, उस हॉल की चेयर को अरेंज करना है उनको। तो मान लिया उसमें 100 चेयर हैं, तो अब 2 स्टूडेंट अगर उन चेयर्स को अरेंज करेगा तो वो ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है ना। अब मैंने 2 की जगह 10 स्टूडेंट से बोल दिया कि आप ज़रा इनकी हेल्प कर दो, ये चेयर अरेंज हो जाए इसमें। तो वो कैसा हो जाएगा, वो जल्दी हो जाएगा। वो चेयर्स कैसे हो जाएंगी, जल्दी अरेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज कर दिए तो जो ड्यूरेशन लगने वाला है चेयर अरेंजिंग में, वो आपका ड्यूरेशन कैसा हो जाएगा, लेस हो जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ाने पे ड्यूरेशन ऑफ जो आपका ड्यूरेशन ऑफ अरेंजिंग द चेयर जो आपका आने वाला होगा वो आपका कम हो जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं उनको बढ़ा दूंगा, मतलब स्टूडेंट कम कर दूंगा, तो वो आपका चेयर अरेंजिंग का टाइम आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम ज़रा कुछ देखते हैं इसका डायरेक्ट वेरिएशन का। तो डायरेक्ट वेरिएशन में आपके पास 2 क्वांटिटी होंगी, एक्स बढ़ेगा तो दूसरी क्वांटिटी जो y है वो भी बढ़ेगी। x अगर कम होगा तो दूसरी क्वांटिटी भी आपकी कम होगी। तो इस टाइप का अगर फिनोमिना हो रहा होगा तो हम वहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन बोलेंगे। तो देखो भाई, x कैसा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है किसके, y के, ठीक है। ये जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पे क्या आता है, इक्वल आता है और एक कांस्टेंट टर्म आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमने k ले लिया, ठीक है ना। ये क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू कहाँ से आती है, इसकी वैल्यू आपकी डिपेंड करती है कि ये क्वांटिटी किस रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालूं तो k = x/y आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी कोई आपका कोई क्वेश्चन में अगर क्वांटिटी आपकी डायरेक्ट वेरिएशन में रहती है तो आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना है, डेट इज x1/y1। मतलब पहली वाली कंडीशन के लिए वो 2 क्वांटिटी का रेशियो वो सेम होगा, क्योंकि बेटा ये क्या है, ये कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट तो नहीं बदलेगा। अगर सेम क्वेश्चन के लिए मान लो मेरे पास कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए उस क्वेश्चन के लिए पहली कंडीशन में जो कांस्टेंट आएगा वही दूसरी वाली में आना चाहिए। तो इस k की जगह दूसरी वाली क्वांटिटी क्या आ जाएंगी, x2/y2। इस टाइप से एक फॉर्मूला बनता है, इसको हम सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यही समझना है कि भाई डायरेक्ट वेरिएशन में अगर आपने ये देख लिया कि भाई मेरे इस क्वांटिटी के बढ़ने पे ये भी बढ़ रही है तो ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन है। डायरेक्ट वेरिएशन है तो आपका जो कॉन्सेप्ट यूज होना है वो ये वाला होना है, x = या तो ऐसे यहाँ से कर लो x = ky, या यहाँ से कर लो x/y = और दूसरी वाली कंडीशन के जो xy होंगे वो करेंगे। तो इसको समझने के लिए ये मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ ये डायरेक्ट वेरिएशन पे कैसे होगा। देखो, ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन है, वो 840 बॉटल्स 6 आवर में फिल कर देती है ना। कोल्ड ड्रिंक जो पैक होती होगी बॉटल्स में, तो 840 बॉटल जो हैं वो 6 आवर में वो फिल कर देगी। अब आपसे बोल रहा है हाउ मैनी बॉटल फिल इन 5 आवर। अब वही मशीन 5 आवर में कितनी बॉटल्स फिल करेगी। तो आप ये देखो कि अगर मान लो मैं नंबर ऑफ बॉटल्स यहाँ पे इंक्रीज़ कर देता हूँ, नंबर ऑफ बॉटल 840 से मेरी इंक्रीज़ हो जाए तो आवर कैसा हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, प्रैक्टिकल तरीके से सारी चीज़ें देखो। तो इसका मैं सॉल्यूशन यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। तो आपसे बोल रहा है कि भाई देखो, पहले तो मतलब कोई भी क्वेश्चन हो पहले तो ये देखो भाई किस क्वांटिटीज़ में ये डील करा रहा है। तो मैं अगर इसे देखूं तो ये एक तो आवर्स है और दूसरा इसमें बॉटल्स हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखो इनका रेशियो कैसे, अगर आपके मान लो नंबर ऑफ बॉटल्स बढ़ जाती हैं तो नंबर ऑफ आवर्स भी बढ़ जाएगा, है ना।
ये तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है ना, ये बस आपको समझना है। तो ये दोनों एक ही साइड का एरो आ गया, इसका मतलब डायरेक्ट वेरिएशन में है। डायरेक्ट वेरिएशन के लिए कैसे बनेगा, अब मान लो आवर्स को हम x मान लें, बॉटल्स को y मान लें, तो ये कैसे आएगा, x अपॉन वाई इक्वल टू, या x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2 हो जाएगा, है ना। अब जो पहली वाली कंडीशन है, इसको बॉटल्स को मैंने y माना, तो ये मेरा y1 हो गया, ये मेरा x1 हो गया, ठीक है ना। दूसरा देखो, ये मेरा x2 हो गया, सॉरी आवर्स को मैंने x माना है तो x2 हो गया, और हाउ मैनी बॉटल्स को मैं y2 मान लेता हूँ, ठीक है ना। वेरिएबल कैसे लिए सारे समझ में आ गए। तो अब इसी वाले फॉर्मूले का यूज किया, तो x1 पहली कंडीशन के लिए x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2 आ गया। वैल्यू एक बार इसमें पुट करो जरा, तो x1 की वैल्यू 6, यहाँ पे कर लेते हैं 6 अपॉन 840, ठीक है ना। x1 अपॉन y1 हो गया, x2 की वैल्यू है 5 और y2 की आपको सॉल्व करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y2 इक्वल टू, y2 क्रॉस मल्टीप्लाई समझते हो, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इंटू y2 हो जाएगा 5 इंटू 840 और डिवाइड बाई 5, ये जो 5 इससे y2 सॉरी डिवाइड बाई 6, ठीक है ना। ये जो 6 इससे मल्टीप्लाई है, इक्वल के फिर से उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। अब जरा देखो बेटा, ये कितने, इसे कैंसिल आउट कर लो, 6 बन जा 6, 2 बचा, 6 4 जा 24 और 0 140 ये आ गया, और 5 का इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 0, ठीक है ना। ये आपका 700 बॉटल इसमें आपकी फिल हो जाएंगी, ठीक है ना। तो बहुत बेसिक सी क्वेश्चंस बनती हैं, बस आपको दो वेरिएबल समझने हैं, ठीक है ना। तो अभी हम इसका इन्वर्स वेरिएशन का, अब हम बात करते हैं इन्वर्स वेरिएशन की। तो इन्वर्स वेरिएशन में जो डायरेक्ट वेरिएशन पड़ा है उसका अपोजिट होगा, तो एक बार समझते हैं। तो बोल रहा है कि अगर सेम तरीके से आपके पास 2 क्वांटिटीज़ होंगी, उन क्वांटिटीज़ को अगर आप देखोगे डायरेक्ट वेरिएशन में, अगर आपकी एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही थी तो उसी के करस्पॉन्डिंग दूसरी भी इंक्रीज हो रही थी, या फर्स्ट वन अगर डिक्रीज हो रही थी तो सेकंड वन भी डिक्रीज हो रही थी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर एक क्वांटिटी आपकी इंक्रीज होगी तो उसके रिजल्ट से दूसरी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है ना। तो एक बात समझ लेते हैं, मतलब आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको बस ये पहचानना है कि भाई जो क्वेश्चन मुझे दे रखा है उसमें अगर मैं पहली चीज़ को अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो दूसरी वाली पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से सोच लेना, आ जाएगा समझ में। जैसे ही आ जाए उसके बाद जो हमने कॉन्सेप्ट यूज करा था वो आप करेंगे, वैसे ही आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसके। तो एक बार इसका देखते हैं। तो अभी देखो इन्वर्स का मुझे समझने के लिए देखना है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो आपको यहाँ से कहीं जाना है, मान लो आपको 50 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, ठीक है ना, और आप बाई कार जा रहे हो, ठीक है ना। अब मान लो कार की स्पीड को मान लेते हैं, स्पीड ऑफ कार इज x, ये x मान लिया, और टाइम जो लग रहा है उसको y ले लेते हैं, ठीक है ना। अब आप ये देखो बेटा, अगर मैं कार की स्पीड को इंक्रीज कर दूं, 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को हमें ट्रैवल करना है और मैंने कार की स्पीड क्या कर दी, इंक्रीज कर दी, तो उस जर्नी में लगने वाला टाइम आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या लग रहा है, इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो जाएगा। जब भाई कार तेज चलाओगे तो कैसे जल्दी पहुंच जाओगे, जल्दी का मतलब क्या है, टाइम ड्यूरेशन जो है वो कम लगा जर्नी में। तो यहाँ पे ये दो क्वांटिटी आपकी कैसी हो गई, एक अगर इंक्रीज हुई तो दूसरी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है ना। समझ में आया, कार की स्पीड वाला एग्जांपल समझ में आ गया होगा। दूसरा हम वही अपना पुराना वाला एग्जांपल ले लेते हैं एक बार फिर से। मुझे एक हॉल का कंस्ट्रक्शन करना है और हॉल के कंस्ट्रक्शन के लिए हमें मैन चाहिए, वर्क, और उन मैन के द्वारा जो वर्क होगा वो कंसीडरेशन है, और तीसरा मेरा फैक्टर था टाइम। अगर देखो, अगर मान लो मैं वर्क को अभी यहीं पे छोड़ देता हूँ, वर्क के साथ आप रिलेशन देख चुके हो, तो अब मैं अगर बात करूँ मैन और टाइम की,
तो अगर मैं नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज कर देता हूँ किसी हॉल के कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसमें लगने वाला टाइम क्या हो जाएगा? अगर मैंने ज़्यादा आदमी लगा दिए काम पे, तो काम कैसा हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा, मतलब टाइम कैसा हो गया? कम हो गया। तो इसमें 3 आपके फैक्टर थे, तो मैन और वर्क तो था डायरेक्ट प्रपोर्शन में, और मैन ऑन टाइम जो है वो आपका कैसा है? इनवर्स प्रपोर्शन में है या इनवर्स वेरिएशन में है। तो समझ में आया ना? थोड़ा सा हम इसकी प्रॉब्लम्स जब डिस्कस करेंगे तो हम आपको और समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इनवर्स वेरिएशन में है या डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो एक बार इसका एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि भाई अब क्या हुआ। तो मेरा x जो क्वांटिटी थी ये अगर इंक्रीज हुई तो दूसरी वाली कैसी हो गई? डिक्रीज हो गई। तो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y। यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन था, यहाँ पे क्या है? 1/ करके लिखोगे इनवर्स वेरिएशन के लिए। अब देखो बेटा, इनवर्स का ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ से आएगा इक्वल, और एक कांस्टेंट आएगा इनटू 1/y आ जाएगा। यहाँ से इसको अगर इधर भेज दोगे तो क्या आ जाएगा? x/y इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? k है कांस्टेंट, ठीक है ना? तो ये बात समझ में आई। इसका फॉर्मूला और कैसे बन जाएगा? अगर मेरे पास हमेशा 2 कंडीशन होंगी, अभी हम आपको बताएंगे कैसे। तो अगर पहली वाली कंडीशन को x1/1 ले लें तो दूसरी वाली x2/2 हो जाएगी। यही मेरा एज ए फॉर्मूला हम इसको यूज करेंगे। आप चाहो तो इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, सॉरी इस कॉन्सेप्ट को। अब देखो एक क्वेश्चन है मेरे पास, इसे पहले समझेंगे। इसमें क्वांटिटी हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या क्वांटिटीज़ हैं और वो किस रेशियो में है। अभी तो वैसे मैंने इन्वर्स में लिख रखा है तो इन्वर्स में ही होगा, लेकिन अभी जब हमारे पास वेरियस प्रॉब्लम आएंगी तब हम इसको देखेंगे कि वो क्वांटिटीज़ आपकी कैसे डिपेंड करती हैं एक दूसरे पे। तो अभी बात करते हैं क्वेश्चन की। ए फार्मर हैज़ इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल इन हिज कैटल फॉर 6 डे। बोल रहा है कि एक फार्मर के पास 20 एनिमल के लिए फूड जो है वो 6 डे, मतलब उसके पास इतना फूड है कि 20 एनिमल उसके 6 डेज तक ईट कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग वुड फूड लास्ट इफ़ देयर वर 10 मोर एनिमल इन हिज कैटल। अगर उसके पास 10 और एनिमल आ जाते हैं तो वही वाला फूड कितने दिन में लास्ट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या क्या है? मेरे पास यहाँ पे एक तो एनिमल है और दूसरा क्या है आपके पास? दूसरा आपके पास फूड है, ठीक है ना? अब देखो ज़रा समझते हैं। दूसरा डेज ले लो, एक एनिमल ले लो, एक डेज ले लो, है ना? और बात किसकी कर रहा है? फूड की कर रहा है। तो आपके पास यहाँ पे 2 क्वांटिटी हुई, एनिमल और यहाँ पे आप ले लो फूड, और फूड रिलेटेड टू है किसके? डेज के, ठीक है ना? तो अगर मेरे नंबर ऑफ एनिमल इंक्रीज हो जाते हैं तो ये फूड कैसा हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। नंबर ऑफ एनिमल इंक्रीज हो जाएंगे। चलो डेज में अगर कंफ्यूजन हो तो फूड ले लो, ठीक है ना? नंबर ऑफ एनिमल अगर मैं इंक्रीज कर, मैं बेसिकली ये देखना चाह रहा हूँ कि एनिमल और ये जो फूड की बात कर रहा है, ये जो फूड की बात कर रहा है उसका रिलेशन एक बार देख लें कि फूड और एनिमल का कैसा रिलेशन बनता है। तो एनिमल अगर मैं इंक्रीज कर दूंगा तो फूड मेरे कैसे हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। मतलब एरो आपके अपोजिट लगने लग गए, इसका मतलब आपका क्या है? ये इनवर्स वेरिएशन का है। तो एक बात देखो, इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है? एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है या x1/1 होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 20 जो है वो क्या हो जाएगा? मैं अगर यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी पहली कंडीशन के लिए आपके पास? अगर मैं एनिमल्स को x मान लेता हूँ तो x1 20 था पहली कंडीशन में। बाई 1 कितना होगा आपका? बाई 1 क्या है? बाई 1 है फूड, क्वांटिटी ऑफ दैट फूड विच कंज्यूम इन 6 डेज। वो फूड की क्वांटिटी जो आपकी 6 डे में कंज्यूम हो जाएगी। तो यहाँ पे बाई 1 को लेते हैं 6 डे, ठीक है ना? मतलब फूड तो है
लेकिन फूड की वो क्वांटिटी जो विद इन 6 डेज कंज्यूम हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक बात ये बनी। दूसरा x2 देखो, अब x2 के लिए एनिमल आपकी सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, इफ़ देयर वर 10 मोर एनिमल, ठीक है ना। तो 10 मोर के लिए 20 पहले से थे, 10 मोर और हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 + 10 इट मीन्स 30। और ये बाई 2 कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है, बोल रहा कि जब 10 मोर एनिमल्स ऐड हो गए तो ये कितने दिन में लास्ट हो जाएगा। तो एक बात देखो जरा, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट ये वाला लगेगा, x1/1 = x2/2। वैल्यू रखो जरा, x1 की वैल्यू 20, y1 की वैल्यू × 6 = x2 की वैल्यू 30 और y2 हमें क्या करना है, कैलकुलेट। तो y2 = क्या आ जाएगा बेटा, 20 × 6 और ये था मल्टीप्लाई में, इस साइड डिवाइड में, 0 से 0, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो 4 डेज आ गया। इसका मतलब क्या आ गया कि भाई अगर वो फार्मर 10 मोर एनिमल्स को ऐड कर लेता है तो आपका क्या हो जाएगा, वो फूड लास्ट हो जाएगा विद इन 4 डेज, ठीक है ना। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट एटलीस्ट वेरिएबल देखना समझ में आया होगा और आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। इसकी कुछ और प्रॉब्लम के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ हम इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।